Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 19th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स। तो आज के मेजर हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आज हमें बात करनी है जीआई टैग्स के बारे में। गुजरात के मार्बल्स को और एमपी के जो हीरे हैं, डायमंड है, पन्ना के डायमंड, उनको जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले हम जीआई टैग पर बात करेंगे। जीआई टैग के बाद हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स पे। ऑस्कर अवार्ड के साथ हम बात करेंगे गोपाल रत्न अवार्ड 2025 के बारे में। कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी प्राइस मनी क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बना है। इसके अलावा इसरो ने अपकमिंग मिशन मतलब चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च होगा, गगनयान कब लॉन्च होगा, भारत की जीडीपी में हमारे स्पेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो पूरा एक रोड मैप तैयार करके हमें बताया है। तो हम उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हम राइस की एक वैरायटी, चावल की एक वैरायटी पे बात करेंगे जिसको जीआई टैग मिल चुका है, और इस वैरायटी को एक तरीके से रिवाइव करने का काम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से ये हमारी आज की मेजर हाइलाइट्स होने वाली हैं, और इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और हमारे ये जो डेली करंट अफेयर्स है, आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे, या फिर आप केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं गुजरात के अंबाजी मार्बल से। गुजरात के जो व्हाइट मार्बल है अंबाजी मार्बल, और एमपी का जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट का हीरा है डायमंड, इनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है। यूपी के पास 77 जीआई टैग मिल जाएंगे। यूपी के बाद तमिलनाडु एंड कर्नाटका है। जुलाई 2025 का डेटा पब्लिश हुआ है। जुलाई 2025 के अकॉर्डिंगली भारत के 658 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, और दार्जिलिंग टी भारत का पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जीआई टैग 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, और 10 साल के बाद ये वापस से रिन्यू कराने की जरूरत होती है। नाउ बात करेंगे गुजरात के अंबाजी मार्बल जिसे जीआई सर्टिफिकेट दिया है, और इस सर्टिफिकेट को इशू करने का काम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया गया है। हमारे जो राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, ये क्वेश्चन भी स्टैटिक एग्जाम में पूछा गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है। ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो इन्हीं मार्बल से तैयार किया गया है। इसके अलावा अंबाजी मार्बल का इस्तेमाल मियामी, लॉस एंजलिस, बोस्टन, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है उसमें किया गया है। गुजरात के जो अंबाजी मार्बल है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, इसमें कैल्शियम कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। हाई कैल्शियम कंटेंट इसमें पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पन्ना के डायमंड के बारे में, तो भारत में अगर कोई डायमंड डिस्ट्रिक्ट है तो वो पन्ना है, और पन्ना के डायमंड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है। पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी में आपको देखने को मिल जाएगी, और ये जो डायमंड निकलते हैं जमीन से उनका ऑक्शन किया जाता है। तो डायमंड ऑफिस भी पन्ना में आपको देखने को मिलेगा। 1961 से ये ऑपरेशन में है और यहाँ पर ऑक्शन किया जाता है। पन्ना के डायमंड के साथ भारत में टोटल 19 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। एमपी वालों, जो एमपी एग्जाम है, अभी आपको पता है कि एमपी में जो आपके इंजीनियर की पोस्ट निकली है, एमपी में आईटीआई प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है, एमपी में कांस्टेबल एग्जाम की पोस्ट है, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे। टॉम क्रूज इज फाइनली एन ऑस्कर विनर एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड। तो 2025 गवर्नर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे लॉस एंजलिस में, और इस अवार्ड सेरेमनी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, या एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड को। तो एकेडमिक अवार्ड दिया है टॉम क्रूज को। इनके 40 साल का जो टेलीविजन पे, सिनेमा में इनका जो अचीवमेंट है, इनका जो करियर में इनका अचीवमेंट है,
उसको ध्यान में रखते हुए ऑस्कर अवार्ड दिया है टॉम क्रूज को। और सभी लोगों ने इनकी मूवीज देखी होंगी। मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी है उसमें आपको टॉम क्रूज देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना है 2025 गवर्नर अवार्ड सेरेमनी हुई थी लॉस एंजलिस में, और इसी सेरेमनी में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, टॉम क्रूज को दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर डेबी एलन को दिया गया है, प्रोडक्शन डिजाइन के लिए दिया गया है व्यान थॉमस को, और लाइफ टाइम फिल्मथ्रॉपी के लिए डॉली पर्टॉन को दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक कंप्लीट चार्ट देखने को मिल रहा है। ये चार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये आपके 97 एकेडमिक अवार्ड या 2025 के जो ऑस्कर अवार्ड मिले हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। एक्टर एक्ट्रेस पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये इंडियन पर्सन है जिनको अभी तक ऑस्कर मिल चुका है, तो आप इनके नाम भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस कृष्णन को अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जेएनके बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं, एस कृष्णन बने हैं। इनका टेन्योर 13 नवंबर 2025 से 26 मार्च 2028 तक रहेगा। इसके पहले एज अ एमडी एंड सीईओ ये पंजाब एंड सिंध बैंक में और एमडी एंड सीईओ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है कि चेयरमैन ऑफ जेएनके बैंक कौन है, एस कृष्णन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शिफाली वर्मा का। हम सभी को पता है ये एक जानी मानी क्रिकेटर है। अभी भारत ने आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी जीता है, और उस वर्ल्ड कप टीम में आपको शिफाली वर्मा भी देखने को मिलेंगी। तो हरियाणा राज्य ने अपने स्टेट वीमेन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिफाली वर्मा को, और ये अनाउंसमेंट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के द्वारा की गई है। साथ ही साथ इन्हें 1.5 करोड़ रुपए भी 1.5 करोड़ रुपए भी कैश रिवॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा स्टेट वीमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शिफाली वर्मा आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला नाम देखेंगे प्रोफेसर वैदेश्वरन राजा रमन के बारे में। इन्हें पितामह ऑफ सुपर कंप्यूटर या पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इंडिया कहा जाता था। इनका निधन हो गया है। इनके अचीवमेंट, इनके अवार्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इंडिया जिनका निधन हो गया है उनका नाम क्या है, तो प्रोफेसर वैदेश्वरन राजरमन आपको देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका बेंगलुरु में इनका निधन हो गया है, और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते थे। जब इन्होंने 1965 में आईआईटी कानपुर को ज्वाइन किया, तब इन्होंने इंडिया में पहला फॉर्मल एकेडमिक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस शुरू किया था। साथ ही साथ जो हम एमसीए के बारे में बात करते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस प्रोग्राम को भी क्रिएट करने में इनका ही कंट्रीब्यूशन है 1987 में। इसके अलावा 1982 से 1994 के बीच में ये चेयरमैन थे सुपर कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के आईआईएससी बेंगलुरु में, और कर्नाटका टेक्निकल एडवाइजरी पैनल के भी मेंबर थे। जो कर्नाटका में ई गवर्नेंस के लिए भूमि और कावेरी पोर्टल चलता है वो भी इनके द्वारा ही क्रिएट किया गया है। इन्होंने 70 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, और इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इन इंडिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इन इंडिया। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिल चुका है 1976 में। होमी भाभा प्राइज, ओम प्रकाश बसीन अवार्ड मिल चुका है। साथ ही साथ पद्म भूषण मिला है 1998 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण। तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है, इंडिया साइन द फर्स्ट मेजर एलपीजी इंपोर्ट एग्रीमेंट विद द यूएसए। देखिएगा कुछ समय पहले, जुलाई की बात है, जुलाई 2025 में जो बीपीसीएल है, बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके ऑफिशियल्स की एक टीम अमेरिका गई थी, अमेरिका में बात करने के लिए एलपीजी को, या जो हमारी नेचुरल गैस है उसको इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट काफी समय से चल रहा था, फाइनली ये फाइनलाइज हो चुका है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा पैक्ट है जिसमें हम इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे सस्ती कीमतों में भारत में एलपीजी गैस अवेलेबल हो सके।
ठीक है। तो इन अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी ने हमको अनाउंस करके बताया है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज ने सक्सेसफुली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और हम 2.2 मिलियन टन नेचुरल गैस को इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2026 के लिए है और ये अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज अबाउट द 10% ऑफ इंडियाज एनुअल एलपीजी इंपोर्ट। तो भारत जितना भी एलपीजी इंपोर्ट करती है उसका 10% इस डील से कवर हो रहा है, 2.2 मिलियन टन। अगर बात करते हैं तो अमेरिका 2025 में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्टर और एक होता है जिसके पास बहुत ज्यादा भंडार है, बहुत ज्यादा आपके पास स्टोरेज है, रिजर्व है। तो रशिया के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो मेजर एक्सपोर्टर एलपीजी के आपको अमेरिका मिल जाएगा, यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो रशिया के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन जो एस्पिरेंट जिनके रिसेंटली एसबीआई मेंस एग्जाम है उनको एक छोटा सजेशन है। वो सजेशन ये है कि आपके इंटरव्यू वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है, एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम आती है, तो गवर्नमेंट स्कीम का वीडियो आप देख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम से और सॉरी पीडीएफ एप्लीकेशन से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट 6 मंथ के रिवीजन की बात कर रही हूँ, लास्ट 6 मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू सभी लोग करके जाएंगे। वहां से आपको 80% तक क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो लास्ट 6 मंथ के टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर पढ़ के जाएंगे। ये सब पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएंगी? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से मिल जाएंगी। एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट करना और पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाना। ठीक है, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में। तो हमारा जो डेयरी सेक्टर है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, तो डेयरी सेक्टर में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो गोपाल रत्न अवार्ड होता है। ठीक है। और इस अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इन अवार्ड को 26 नवंबर को दिया जाएगा। 26 नवंबर को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 26 नवंबर को आप नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इसलिए नेशनल मिल्क डे पे 26 नवंबर पे इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाएगा, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशन पे। और ये अवार्ड कौन देगा? राजीव रंजन देंगे। ठीक है। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को संभालते हैं। ठीक है। इन अवार्ड की शुरुआत 2021 में की गई थी अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू हुआ था और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ही गोपाल रत्न अवार्ड की शुरुआत 2021 में हुई थी। 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं: बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव। पहला जो विजेता होता है 5 लाख रुपए मिलते हैं, दूसरे वाले को 3 लाख और तीसरे वाले को 2 लाख रुपए यहाँ पे प्राइज मनी दी जाती है। तो बेस्ट डेयरी फार्मर, अब एक नॉर्मल स्टेट होते हैं और एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं। तो बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड मिला है श्री अरविंद यशवंत पाटिल को, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी में मिला है विजया लता को, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से है। वैसे ही बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन अवार्ड जो है वो दिलीप कुमार को मिला है, जो कि उड़ीसा से है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी में मिला है देलुबर हसन को, जो कि आसाम से है। तो आपको इतना डिटेल में कोऑपरेटिव के नाम ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करके उस राज्य के एग्जाम को दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम को दे रहे हैं, तब आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 10 ईयर ऑफ अमृत फार्मेसी। भारत सरकार ने 2015 में अमृत फार्मेसी की शुरुआत की थी, जिससे अफोर्डेबल प्राइस में जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो लोगों को मिल सके। ठीक है। अमृत का मतलब है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके रिसेंटली 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि आपको गुड क्वालिटी ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन और जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वो लो कॉस्ट में प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है अदम चीनी राइस वैरायटी। ये जो अदम चीनी राइस वैरायटी है, इसको 2023 में जीआई टैग मिला था, जो कि 2030 तक के लिए वैलिड है। ठीक है। 2023 में अदम चीनी राइस वैरायटी को जीआई टैग मिला था।
अब ये वैरायटी जो है इसमें क्या किया गया है, म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस क्या होता है, इसमें जो परमानेंट जो सीड्स होते हैं उसमें उसके जेनेटिक या जो जेनेरिक चीज़ें हैं उसमें क्या किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे आदम चीनी राइस वैरायटी जो है इसमें बीएचयू के जो रिसर्चर्स हैं, बीएचयू के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने म्यूटाजेनेसिस के जरिए इसको वापस से रिवाइव किया है और इसकी ईल्ड को, इसके कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश की है, इसके अरोमा, इसकी खुशबू को चेंज किए बिना। ठीक है। तो अदम चीनी राइस जो है, एक तो शुगर जैसे क्रिस्टल राइस आपको ये देखने को मिलते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, अपने अरोमा, अपनी फ्रेग्रेंस के लिए जाने जाते हैं। अदम चीनी राइस जो होते हैं ये वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे और इसको 2023 में जीआई टैग भी मिल चुका है। नेक्स्ट आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर 20 से 22 किलोमीटर का एक पतला सा रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं और ये वेस्ट बंगाल में आपको मिल जाएगा। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है ना, इनके साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। चाइना, भूटान, इंडिया का ट्राई जंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा ये चिकन नेक। ठीक है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये हमारे मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे थ्री न्यू गैरिसन इस्टेब्लिश किए हैं। एक डुबरी आसाम में है, एक किशनगंज बिहार में है और एक आपको चोपड़ा वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में। ढाका बांग्लादेश में ढाका बांग्लादेश में 24th एडिशन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हुई थी। इसमें भारत को 10 मेडल मिले हैं और इन 10 में से 6 आपके गोल्ड मेडल हैं और मेडल टैली पर इंडिया टॉप पर है। इंडिया के बाद साउथ कोरिया और फिर चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेडल टैली पर इंडिया टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको दो प्लेयर के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। एक है बी धाईराज और दूसरी है अंकिता भक्त। ये आपकी आर्चर हैं, मतलब तीरंदाजी से इनका संबंध है और इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में। हम सभी को पता है कि जो 56 नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैं वो गोवा में होने हैं। कहाँ पर होने हैं? गोवा में आपको देखने को मिल जाएंगे 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। अब खास बात आपसे जो पूछी जाएगी, कंट्री ऑफ फोकस, फोकस कंट्री कौन सी है जहाँ की 8 अलग अलग पिक्चर्स को फीचर किया जाएगा, तो जापान आपकी कंट्री ऑफ फोकस है। पार्टनर कंट्री कौन सी है, तो पार्टनर कंट्री स्पेन है और स्पॉटलाइट कंट्री आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1952 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज गरोन के बारे में। तो एक्सरसाइज गरोन इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और इसका 8th एडिशन स्टार्ट हो चुका है फ्रांस में। 16 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज होगी और इंडिया की तरफ से सुखोई 30 पार्टिसिपेट कर रहा है और ग्लोब मास्टर C-17 क्या करेगा, एयरलिफ्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ और एक्सरसाइज होती है, जैसे कि वरुण होती है, शक्ति होती है, डेजर्ट नाइट भी आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में होने को देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। तो 2026 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप मेंस और वीमेंस दोनों वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे, बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। ठीक है। 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में 2026 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप खेले जाएंगे और इनको होस्ट कर रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड। और पहली बार मतलब डेब्यू होगा पैरा हॉकी वर्ल्ड कप का। तो पैरा हॉकी वर्ल्ड कप का ये पहला एडिशन होगा। ये भी कहाँ होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 8 मेल की टीम होंगी और 8 फीमेल टीम होंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो लॉन्च चंद्रयान 4 इन 2028। तो इसरो ने रिसेंटली अपना रोड मैप बताया है कि आने वाले समय में हम क्या क्या करेंगे। तो इसरो के चेयरमैन ने सबसे पहले बताया है कि हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ते जा रही है। तो जो लॉन्चिंग व्हीकल का प्रोडक्शन है वो आने वाले 3 सालों में हमें ट्रिपल करना है। ठीक है। पहला अनाउंसमेंट क्या किया है इसरो के चेयरमैन के द्वारा, हमारे जो स्पेस क्राफ्ट है, हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इनका प्रोडक्शन आने वाले 3 सालों में हमें ट्रिपल करना है। फिर चंद्रयान 4 को हम 2028 में लॉन्च करेंगे
और ये पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, मतलब चंद्रमा की सरफेस पे जाएगा, चंद्रमा की सरफेस से सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और वापस अर्थ पर लेकर आएगा। तो ये इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इंडिया ऐसा करने वाली फोर्थ कंट्री बन जाएगी अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। इसके अलावा बात होती है गगनयान मिशन के बारे में, जो कि ह्यूमन मिशन है। इसमें हम अपने देश के 3 क्रू मेंबर को स्पेस में भेजेंगे गगनयान की मदद से, और ये 2027 में लॉन्च होगा। ठीक है, फिर आता है इंडियन स्पेस स्टेशन 2035। इसमें बोला है कि इंडियन स्पेस स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और कंप्लीट ऑपरेशन होने के लिए, मतलब कंप्लीटली जो लॉन्चिंग होगी जिससे पूरा स्पेस स्टेशन हमारा ऑपरेशन में आ जाएगा 2035 तक। ऐसा करने वाला भारत तीसरे नंबर का देश बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो करंट शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, वो केवल 2% है, मतलब $8.2 बिलियन है। हमारा टारगेट है कि इसे 8% करना है 2030 तक, और $44 बिलियन करना है 2033 तक। ये हमारा प्लान है, ये इसरो ने हमें बताया है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि चंद्रयान 4 मिशन को 2028 तक लॉन्च किया जाएगा, गगनयान मिशन 2027 तक है, इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक, और फुल फंक्शनिंग 2035 तक। स्पेस क्राफ्ट का प्रोडक्शन हमें 3 सालों में ट्रिपल करना है, इंडियन स्पेस इकोनॉमी को 8% करना है 2030 तक। तो ये आपको याद रखने हैं, ये स्टैटिक पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया टू होस्ट 20th यूनेस्को ICH का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल कमिटी मीटिंग। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की मीटिंग जो होगी वो नई दिल्ली में होगी 8 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। तो इंडिया 20th सेशन यूनेस्को इंटर गवर्नमेंट कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज दिल्ली में होस्ट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि दीपावली और छठ पूजा को यहाँ पर शामिल किया जाए। इंडिया के जो नॉमिनेशन है उसको रेटिफाई करने पे फोकस किया जाएगा, और इस सेशन को इंडिया की तरफ से प्रेजेंट करेंगे विशाल V शर्मा। तो आपको याद रखना है भारत इसकी मीटिंग को होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करेंट अफेयर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मेरा यहाँ पे टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कम से कम समय में आपको डिलीवर करें, और टू द पॉइंट बातें आपसे की जाएं। इसलिए हो सकता है हमारे सेशन कम होते हैं, शॉर्ट होता है हमारा सेशन का लेंथ, लेकिन इसमें जो डेटा होता है ना वो टू द पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम स्पेसिफिक होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका छोटा सा टास्क है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर बता दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।